हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का जो वर्ड है वो दिया था कार्ल एरिकी ने, और फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं लुईस पास्चर को। फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं फलबर्ग को। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो पॉलबर्ग ने डिस्कवर की थी। बैक्टीरियोफाज, अब बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस होते हैं जो कि किसको किल करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। जैसे कि ये बैक्टीरियोफाज जैसे सीवियन 40 रेट्रोवायरस बैक्टीरियोफाज, ये ट्रांसडक्शन मेथड के द्वारा अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और बैक्टीरिया के अंदर जो एक मेन क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। और उसका जो मेन क्रोमोसोम होता है ना उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड यूनिफॉर बैक्टीरियल क्रोमोसोम, मेन डीएनए या फिर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं? किसी बैक्टीरियोफाइज वायरस के द्वारा अपने जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ को किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करने स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। जैसे ये साल्मोनेला, ये प्लाज्मिड है, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा हम क्या करेंगे? प्लाज्मिड को कट कर लेंगे, फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए, हाइब्रिड या काइमेरिक डीएनए। इस प्रकार से हमारा क्या तैयार हो जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टेनले कोहने एवं हर्बर्ट बोर्थ ने 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेडिसिन के लिए यूज़ हो जाती है। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी है वो फ्रेश और मेराइन वाटर के लिए होती है। और बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है दो शब्द मिलकर के बना होता है, बायोस और टेक्नोलॉजी। बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में मैनिपुलेशन, हेरा फेरी करके मनुष्य के लिए लाभदायक बनाना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जैसे कि डीएनए, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके ऐसे उसे उस फॉर्म में तैयार किया जाए जिससे कि वो बेनिफिट दे ह्यूमंस को। तो इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखो जो कॉटन है उसके अंदर हम क्या कहते हैं? बीटी जीन। बीटी का मतलब है बेसिस थोरेंजेनेसिस, सॉइल के अंदर पाया जाता है, जो कि बीटी कॉटन को काम में बीटी कॉटन के प्रोडक्शन में काम में आता है, ठीक है। जैसे कि अब इसके अंदर कौन कौन सा जीन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? CRY जीन है, ट्रांस जीन है, एलियन जीन है, फोरिन जीन है, पैसेंजर जीन है। ट्रांसजेनिक जीन जो है, ठीक है, वो कीट प्रतिरोधी पादप इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के रूप में यूज में होता है। नॉर्मल कॉटन पर बोलवॉर्म, आर्मीवॉर्म या लेपिडोडोट्रियासिस अटैक करते हैं। नॉर्मल कॉटन पे कौन अटैक करते हैं? बोलवॉर्म, आर्मीवॉर्म या लेपिडोडोरियंस अटैक करते हैं। बोलवॉर्म कॉटन की लीव्स एवं फ्लावर बर्ड को खाता है। किसको खाता है? जो कॉटन की लीव्स है या फिर फ्लावर बर्ड है, पुष्प कलिका है, उसको खाता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। फलस्वरूप कॉटन का प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है, जबकि बोलवॉर्म बीटी कॉटन की लीव्स या फ्लावर बर्ड को खाता है। लीव्स या किसको खाता है? फ्लावर बर्ड को खाता है। तो लीव्स में उपस्थित CRY प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन आहार नाल में प्रवेश करता है, ठीक है। जब यह क्रिस्टल प्रोटीन इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो वहां उपस्थित क्षारीय माध्यम एल्कलाइन के कारण सक्रिय एक्टिव हो जाती है। यह एक्टिव CRY प्रोटीन इंटेस्टाइन की आंतरिक सतह पर उपस्थित एंडोथेलियल सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है तथा एंडोथेलियल सेल्स को नष्ट कर देती है, जिसके कारण एलिमेंट्री कैनाल में पोर्स हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप बोलवॉर्म की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ये क्रिस्टल प्रोटीन है, ये एल्कलाइन मीडियम का दे देती है किसमें? इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर क्या हो जाता है? ये एक्टिव हो जाता है। कौन एक्टिव हो जाता है? CRY प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। जैसे जो इसकी जो सेल्स है एंडोथेलियम सेल्स, वो क्या जाती है? डैमेज हो जाती है, और उस वजह से इस बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। बेसिस थोरेंजेनेसिस जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होती है? CRY जीन, क्रिस्टल जीन जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। CYT जीन, क्रिस्टल जीन। दूसरी जीन है कैटालिटिक जीन, ठीक है, बोलवॉर्म पर प्रभाव डालती है। CRY सेकेंड AB क्रिस्टल प्रोटीन फॉर्म हार्मफुल
कॉम बोर्न मक्के की फसल पर CRY फर्स्ट AB हार्मफुल अटैक कोज करता है। BT कॉटन, BT पोटैटो, BT टोमेटो, BT ब्रिंजल। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और RDNA टेक्नोलॉजी स्टैनले कोहने और हेबर्टोन ने 1972 में ऐसे डिस्कवर किया था। ठीक है, जैसे कि सार्वजनिक प्लाज्मिड इन दोनों को जोड़ देते हैं, जिनमें से एक के पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है और इन दोनों के मिश्रण से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं RDNA, हाइब्रिड DNA या कैमेरिक DNA। दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त DNA को लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में जोड़कर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? रिकॉम्बिनेंट DNA कहलाती है। जैसे कि ये इकोलाई सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है जो मेन क्रोमोसोम होता है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, प्लाज्मिड जो होता है सर्कुलर DNA होता है। ठीक है, फिर इसके हम क्या करते हैं, इसके मेन क्रोमोसोम को निकाल, जो ये सर्कुलर प्लाज्मिड है उसको निकाल लेते हैं, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको क्या कट करके अलग कर देते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा यूकैरियोटिक जीन होता है, उसके हम DNA को लेंगे, उसके वहाँ से भी हम हमारा डिजाइज जीन है उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलाइन DNA, फॉरेन DNA, पैसेंजर DNA, इंसुलिन DNA। इसको हम प्लाज्मिड के साथ ऐड करके हमारा बना लेंगे RDNA, हाइब्रिड DNA, कैमेरिक DNA। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे RDNA, कैमेरिक DNA, कैल्शियम प्लस 2 में। जो कैल्शियम प्लस 2 होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की वॉल के अंदर पोर्स को जनरेट कर देता है, जिससे जो बैक्टीरिया है वो अंदर ट्रांसफ़र कर जाता है। ठीक है, फिर बाद में न्यूट्रिशन सेल, कल्चर मीडियम, ग्रोथ मीडियम, इसके अंदर क्या होता है, जीन क्लोनिंग हो जाती है। अब जीन क्लोनिंग क्या होती है, एक जीन की हूबहू मल्टीपल प्रतिलिपि तैयार करना जीन क्लोनिंग कहलाती है। अब हम स्टेप की बात करें तो जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ DNA को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल एंड कट स्पेसिफिक साइट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, क्या करेंगे, हम DNA को अलग कर लेंगे जो कि प्लाज्मिड है, फिर उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर लेंगे। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA और डिजायर्ड जीन बाय फ्रॉम प्रोकैरियोटिक एंड कट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरी तरफ से हम जो हमारा डिजायर्ड जीन है जो कि यूकैरियोटिक सेल का, उसको भी अलग कर लेंगे। कौन सा एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों DNA फ्रेगमेंट को, किसकी सहायता से, DNA लाइगेज की सहायता से। ट्रांसफ़र ऑफ RDNA इनटू होस्ट सेल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो RDNA बनेगा ना, उसको हम क्या कर देंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये विधि कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड कल्चर एट लार्ज स्केल जीन क्लोनिंग, और कि एक लार्ज स्केल पर हम उसको कल्चर कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। फिर हम क्या कर लेंगे, हमारे डिजायर्ड प्रोटीन बनाएंगे और उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डिजायर्ड प्रोटीन को, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और ये क्या है, एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम सेल, होस्ट सेल से डिजायर्ड जीन को पृथक करना। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, अब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिल करके बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिल करके बनी होती है, और जो एंजाइम यूज होता है वो है लाइसोजाइम। और जो फंजाई है काइटिन की बनी होती है, काइटिन एंजाइम यूज होता है। प्लांट की जो है सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज की मिल करके बनी होती है, और एंजाइम यूज होता है सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज। अब हम आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA और या जीन, जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड DNA है, इसको हम चिल्ड इथेनॉल C2H5OH के अंदर डालेंगे, क्षारीय एल्कलाइन में सॉल्यूशन के अंदर, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देंगे तो DNA के फ्रेगमेंट बन जाएंगे। फिर हम इसे जिले इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, सेपरेशन ऑफ DNA ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। फिर साइज़ के बेसिस पे हम जो DNA फ्रेगमेंट है उनको सेपरेट कर लेंगे। फिर जो इथिडियम ब्रोमाइड है, डाई है, स्टेन है, उसको हम डाल देंगे, जिससे ये जो फ्रेगमेंट है वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्टेन हो जाएंगे। फिर ट्रांस इल्यूमिनेशन, फिर यू लाइट देंगे तो क्या DNA के ऑरेंज कलर और DNA के ऑरेंज कलर के बैंड नज़र आएंगे। फिर बाद में हमें क्या हो जाएगा, जो DNA वो किस कलर में दिखाई देगा, ऑरेंज कलर के बैंड में दिखाई देगा। जेल से DNA को आइसोलेट करना, फिर ये कहलाता है इल्यूशन। फिर टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस, वेक्टर है, एल्कलाइन फॉस्फेट है, DNA लाइकेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इन्हें बायोटेक्नोलॉजी में मोलिकुलर सीजर ये आणविक कैंचियाँ कहते हैं, केमिकल नाइफ भी कहते हैं। खोज जो है वो की थी नास का मतलब है नॉन्थस
ए का मतलब है अर्बर, इसका मतलब है स्मिथ। इन्होंने 1970 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस की खोज की। इन्हें 1978 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। हम न्यूक्लियस जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। जो डीएनए होता है वो डीएनए को कट करता है, और आरएनए को कट करता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए। अब जो ये डीएनए है ना, जो डीएनए को कट करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ना, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को 5 प्राइम एंड तथा 3 प्राइम एंड से कट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। जबकि एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ना, यह डीएनए को 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड को छोड़कर डीएनए को बीच में से कट करते हैं, तो एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अब जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3। अब जो रेस्ट्रिक्शन है एंडोन्यूक्लियस है ना, ठीक है, फर्स्ट और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3, ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट नहीं करते, डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर नहीं काटते, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। फर्स्ट जो 3 है वो कहीं पर भी काट देंगे, जबकि जो सेकंड होता है ना, वो स्पेसिफिक होता है, इंपॉर्टेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। या डीएनए को स्पेसिफिक साइट, टारगेट साइट पर कट करते हैं, रिकॉग्निशन साइट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब बात करें जो फर्स्ट और जो 3 थे ना, वो क्या है, इन्हें एक्टिवेशन के लिए एडेनोसिन, मिथियोनिन, एटीपी, Mg+2 की आवश्यकता होती है। डीएनए का मॉडिफिकेशन मिथाइलेशन बट नॉन स्पेसिफिक, डीएनए का क्या हो जाता है, मिथाइलेशन हो जाता है बट नॉन स्पेसिफिकली होता है, ठीक है। जबकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RE2 जो है, एक्टिवेशन के लिए इन्हें Mg+2 की आवश्यकता होती है। डीएनए का मॉडिफिकेशन होता है बट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और देखो, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही कार्य करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अनमिथाइलेटेड डीएनए को ही काटते हैं, जो जिनके ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं लगा होगा ना, उनको ही काटते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है मिथाइलेटेड डीएनए को नहीं काटते हैं। किसी बैक्टीरियल सेल में उपस्थित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी सेल के डीएनए के विखंडन को नहीं करते, क्योंकि सेल में उपस्थित डीएनए मिथाइलेटेड डीएनए होता है। दैट मीन जैसे कि सेल के अंदर क्या है, हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी है और डीएनए भी है, तो वो डीएनए को कट नहीं कर पाता, क्योंकि जो सेल का स्वयं का जो डीएनए होता है ना, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। किसका इम्यून सिस्टम बनाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाहर से आने वाले डीएनए को नष्ट करके सेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? बाहर से आने वाले डीएनए को नष्ट करके सेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सदैव पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट लगाते हैं। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है ना, जैसे कि जिनको आगे से पढ़ने पर और पीछे से पढ़ने पर सेम आए, जैसे कि नमन है नमन, इसको आगे से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो, एक ही सीक्वेंस आएगा। फिर दूसरा आता है जैसे कि डालडा, डालडा को अभी आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो, एक ही आएगा। ऐसे सीक्वेंस जिसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीड करने पर सेम आते हैं। जैसे तेजू के पापा के जूते, अब इसमें भी यह जैसे तेजू के पापा के जूते हैं। नवजीवन, तो नवजीवन डालडा, ठीक है। सर्वप्रथम खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हिंड थर्ड है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से खोजा गया था। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इकोलाई आर फर्स्ट GAA 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टेगर्ड कट को जनरेट करता है, ठीक है। फिर ये अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस है। फिर चिपचिपे सीधे आसन सीधे कोइजिवेंट। फिर आ जाता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू हीमोफिलस एजिप्टस ब्लंट एंड को जनरेट करता है। ब्लंट एंड अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस होते हैं ऑप्शन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। अब बात करते हैं वेक्टर जो होते हैं ना, फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं हम? फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को किस तक पहुंचाने का काम करते हैं? उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। प्लाज्मिड जो होता है ना, 10 से 15 कभी तक के डीएनए का क्लोन कर सकता है, जबकि बैक्टीरियोफाइज जो है वो 20 से 25 के भी डीएनए खंडों का क्लोन कर सकता है। फिर आ जाता है फेजमिड, 25 से 40 के बी के मध्य के डीएनए को क्लोन कर सकता है। फिर आता है कोसमिड, 40 के बी से 100 के बी के बीच के अधिक डीएनए को क्लोन कर सकता है। फिर आ जाता है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये 100 से 2000 के बी तक के डीएनए को क्लोन कर सकता है। फिर आ जाता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर तो जो बाक है वो 120 से 300 के बी तक के डीएनए को क्लोन कर सकता है। फिर आ जाता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये 250 से 2000 के बीच तक के डीएनए को क्लोन कर सकता है। फिर आ जाता है मेमिलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। मेमिलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ना,
वो भी बहुत से लंबे डीएनए को क्लोन कर सकता है। फिर आ जाता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर में क्या होना चाहिए, फर्स्ट हो जाता है डिजायर्ड डीएनए। देखिए सर्कुलर डीएनए जो होता है प्लाज्मिड में होता है, और जो लीनियर डीएनए होता है ना वो किस में होता है, बैक्टीरियोफाज में होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को हम क्या कहते हैं, ओरी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर साइट जो होती है क्लोनिंग साइट होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या सिलेक्टेबल मार्कर साइट होती है, जैसे कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। फिर आ जाता है प्लाज्मिड। सर्वप्रथम लेटरबर्ग ने बताया, ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट कहलाता है। प्लाज्मिड में ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होने का गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्लाज्मिड के अंदर ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होने का गुण पाया जाता है। सामान्य प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट नहीं पाई जाती। जो प्लाज्मिड होता है ना उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो साइट है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है जैसे कि ये कोई सेल है, उसके अंदर क्या है हमारा मेन क्रोमोसोम है, जिसे न्यूक्लियोइड यूनिफॉर बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, जिसमें सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। स्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, जैसे सेल वॉल है। जो प्लाज्मिड है उसमें डिजायर्ड डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जिसे हम कहते हैं। देखो प्लाज्मिड होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एफ प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड को हम कहते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड सेक्सुअल पिलाई सेक्सुअल कंजुगेशन में भाग लेते हैं, वेक्टर के रूप में यूज नहीं लेता। आर प्लाज्मिड जो है रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पाई जाती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आर प्लाज्मिड जो होता है ना रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड होता है, इसमें क्या पाई जाती है, ओरी पाई जाती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, और एंटीबायोटिक जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी एज ए वेक्टर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं प्लाज्मिड को, जैसे कि PBR 322, PBR 325, 327 PUC वेक्टर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सर्कुलर डी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और ही होती है इसके अंदर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिव सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या क्लोनिंग साइट, यह वह साइट जहाँ डिजायर्ड जीन इंसर्ट होती है। फिर आ जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट या सिलेक्टेबल मार्कर साइट, जैसे कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, टेट्रासाइक्लिन, जैसे टेट्रासाइक्लिन किसके लिए हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट हो जाती है। फिर आ जाता है PBR 322 स्ट्रेन है, प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिगेस, ठीक है। P से है प्लाज्मिड, B से है बोलीवर, D से है रोड्रिगेस, और ये क्या है, स्ट्रेन है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, साइज जो होता है 4361 बेस पेयर से 4.3 के अभी तक होता है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट जो होती है वो किसके लिए होती है, एम्फिसिलिन के लिए और टेट्रासाइक्लिन के लिए सिलेक्टेबल मार्कर साइट है। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन साइट 12 रेस्ट्रिक्शन साइट मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें और होता एम्फिसिलिन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर ROP टेट्रासाइक्लिन, PV फर्स्ट, ठीक है, हिंड थर्ड। फिर आ जाता है इक्वार1 PV फर्स्ट, एम्फिसिलिन और एम्फिसिलिन। फिर आ जाता है PV, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के साइड इंसर्टेड है, जैसे कि ये वेक्टर बना है PBR 322, जिसको क्लोन कर सकता है 4.3 के अभी तक के डीएनए को। फिर इसमें डिफरेंट टाइप की हमने साइट इंसर्ट कर रखी है। फिर आता है PBR 327, इसका निर्माण PBR 322 से निर्मित होता है। PBR 322 में 1400 से 2100 बेस पेयर तक डिलीशन विलोपन करके PBR 322 का निर्माण किया जाता है। फिर आ जाता है इको R1 PUV1 एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट फर्स्ट, फिर PST फर्स्ट, PBR 322 हिंड थर्ड है, बाम्स फर्स्ट है, फिर टेट्रासाइक्लिन डिजायर्ड जीन है, इसके अंदर क्लोरोफिकल पेनिसिलिन डिजायर्ड जीन टेट्रासाइक्लिन जो है एब्सेंट है। फिर होस्ट सेल है, इकोलाई है, फिर इसमें नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल और ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। फिर जीन क्लोनिंग एम्फिसिलिन प्लस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जीन, तो इसमें जो हम ये डालेंगे एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन और पेनिसिलिन, तो जिसके अंदर प्रेजेंट होगा वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो किल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। डेविएंट कैल्शियम +2 हीट शॉक से हम कर सकते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड एनिमल्स में, बायोस्टैटिक्स के अंदर गन मेथड्स, प्लांट्स में गोल्ड प्लस टंगस्टन के पार्टिकल के द्वारा। PUC वेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तैयार किया जाता है, ठीक है, तैयार किया गया था इसको PUC वेक्टर को।
ठीक है। फिर आ जाता है PBR 322 जिसके अंदर एम्फिसिलिन और रजिस्टेंस जीन और ओरिजिन ऑफ ओरिसी प्रेजेंट होती है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन तथा लेक ओपेरॉन में लेक आई प्रमोटर प्लस ऑपरेटर रीजन लेक जेड रीजन ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लेक ओपेरॉन से लेक आई प्रमोटर प्लस ऑपरेटर लेक जेड जीन रेगुलेटर जीन, फिर प्रमोटर है ऑपरेटर लेक जीन संरचनात्मक जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण करता है। फिर आ जाता है लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज या IPTG आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज पॉली लिंकर साइट PUC वेक्टर में वह साइट जहाँ से एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर कट लगाते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट या लिंकर साइट कहलाता है। आप इसे सुनो। PUC वेक्टर में वह साइट जहाँ से एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर कट लगाते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट या फिर पॉलीलिंकर साइट कहलाती है। डिजायर्ड जीन लेगजेड जीन पर आकर प्रवेश करता है। कहाँ करता है? जो लेगजेड जीन है उस पर आकर प्रवेश करती है। यदि डिजायर्ड जीन लेगजेड जीन पर इंसर्ट हो जाती है तो लेगजेड जीन क्षेत्र निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है जिसके कारण लैक्टोज या IPTG का विखंडन नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि EcoR1 है, SP1 है, हिंड थर्ड ये पॉलीलिंकर साइट है, क्लोनिंग साइट हिंड थर्ड, उसमें फर्स्ट EcoR फर्स्ट डिजायर्ड जीन लेगजेड जीन लेकोपेरॉन से में डिफरेंट फिर रेजिस्टेंट जीन जो है PBR 322 से ले लिया और फिर है जो डिजायर्ड जीन है वो लेगजेड इसलिए ORI है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इच जीन डिजायर्ड जीन प्लस लेगजेड जीन ऑफ PUC वेक्टर लेगजेड जीन क्या हो जाता है? इनएक्टिव होता है। नो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज IPTG जो है IPTG का विखंडन नहीं होता है। नो ग्लूकोज वाइट कॉलोनी। इसका मतलब डिजायर्ड जीन लेगजेड जीन पर इंसर्ट हो गई ही इंसर्ट निष्क्रिय हो जाता है। फिर जाता है डिजायर्ड प्लस लेगजेड रीजन ऑफ PUC वेक्टर लेगजेड रीजन एक्टिव सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है। IPTG का विखंडन होता है ग्लूकोज के द्वारा। IPTG का विखंडन करेगा IPTG के इलेक्ट्रोसाइड ग्लूकोज किया जाता है बैक्टीरिया इसके द्वारा 20 से 25 के बी DNA खंडों का क्लोन कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? 20 से 25 के बी DNA खंडों का क्लोन कर सकते हैं। फिर आता है प्लाज्मिड से कितने का कर सकते हैं? 10 से 15। बैक्टीरियोफाज से 20 से 25। प्लाज्मिड से 20 से फेजमिड से 25 से 40। कोसमिड से 40 से बड़े। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से 100 के बीच से बड़े। बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं। एग्जाम्पल है M13 लैम्डा GT10 लैम्डा GT11 बैक्टीरियोफाज। कोसाइट पाई जाती है बैक्टीरियोफाज के अंदर, इसे कोहेसिव साइट कहते हैं। यह साइट वायरल DNA के पैकेजिंग के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए आवश्यक होती है? वायरल DNA के पैकेजिंग के लिए आवश्यक होती है। यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट के लिए दोनों ही एक ही सेम साइट होगी। फिर आ जाता है कैप्सिड प्रोटीन न्यूक्लियर DNA RNA लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA। फिर इसके अंदर DNA को हम आइसोलेट कर लेंगे और स्टेगर साइट कट कर देंगे। कोस साइट फिर रेस्ट्रिक्शन डिजायर्ड जीन जो है इन दोनों को हम लाइगेट कर देंगे। हाइब्रिड DNA काइमेरिक DNA बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट DNA कहलाता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी होस्ट सेल में प्रवेश इंट्रोड्यूस यह होस्ट सेल में लाइसोजेनी साइकिल चलाता है और अपने जीन की क्लोनिंग कर लेगा। फेजमिड इसके द्वारा 25 kb से बड़े 40 kb से छोटे DNA खंडों का क्लोन करते हैं। कितने? इसके द्वारा 25 kb से बड़े और 40 kb से छोटे DNA खंडों का क्लोन करते हैं। फेजमिड बनाने में एक क्या है इंपॉर्टेंट P ब्लू स्क्रिप्ट सेकंड का यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है फेजमिड में लैम्डा बैक्टीरियोफाज और फेजमिड। लैम्डा बैक्टीरियोफाज जो है लैम्डा GT सेकंड में 13F1। बैक्टीरियोफाज के अंदर हम लेते हैं उसकी ओरी और लेगजेड ले लेंगे। EcoR1 मल्टीपल क्लोनिंग साइट BAMH1 लेगफर्स्ट और कार्लफर्स्ट से लिया गया एम्फिसिलिन। फिर जाता है कोसमिड जो है कोसमिड एक प्रकार का हाइब्रिड वेक्टर है। क्या है? हाइब्रिड वेक्टर है। 40 kb से बड़े एवं 100 kb से छोटे DNA खंडों की क्लोनिंग की गई है। कितने? 40 kb से बड़े एवं 100 kb से छोटे DNA खंडों की क्लोनिंग की गई। लैम्डा बैक्टीरियोफाज प्लस फेजमिड लैम्डा GT11 कोहेसिव साइट तैयार किया गया है। फिर आ जाता है BAMH1 फाइंड थर्ड कोसाइट एम्फिसिलिन रजिस्टेंट जीन है और आई साइट है स्मा फर्स्ट है। कोसाइट वायरल DNA की कैप्सिड के अंदर पैक
पैकेजिंग करने के लिए काम आती है। क्या आती है? कोर साइट जो है वायरल डीएनए की कैप्सिड के अंदर पैकेजिंग करने के काम आती है। डीएनए पैकेजिंग कॉस्मेट के द्वारा जीनोमिक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। किसका कंस्ट्रक्शन करते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर आ जाता है शटल वेक्टर। जो शटल वेक्टर होता है ना, दो अलग अलग स्पीसीज में जीन क्लोनिंग एक ही वेक्टर के द्वारा कर सकें, शटल वेक्टर कहलाता है। ठीक है। टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक ओरिजिन किसकी लेते हैं? ईस्ट के लेते हैं। टू सेलेक्टेबल मार्कर साइट प्रेजेंट हो, जैसे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, LU2 सेलेक्टेबल मार्कर। शटल वेक्टर इन विट्रो एक्सप्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है। इसे म्यूटाजेनेसिस के लिए भी काम में लेते हैं। शटल वेक्टर के द्वारा कम समय में किसी जीन के मल्टीपल कॉपीज तैयार की जा सकती है। ईस्ट से हमने लिया है ओरी लिया है, और प्रोकैरियोट से भी ओरी लिया है। एम्फिसिलिन मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ईस्ट वेक्टर, LUC सेकंड बायोसिंथेसिस जीन फॉर सेलेक्टेबल ईस्ट। शटल वेक्टर स्टेबल एंड नॉन पैथोजेनिक होता है। फोजमिड मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर्टिफिशियल वेक्टर। ठीक है। लैम्डा बैक्टीरिया फाज से कोर साइट लेकर बैक वेक्टर में इंक्लूड कर दिया जाता है। मॉडिफाइड BAC फोजमिड बना दिया। ठीक है। इसके द्वारा 40 kb DNA खंडों का क्लोन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो, प्रमोटर हो, टर्मिनेटर हो, लेक्चर्ड जीन, लेकाइड जीन, रेगुलेटर जीन और कोल से लगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट भी होनी चाहिए। जब कोई वेक्टर किसी वो सेल में डिजायर्ड जीन की अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करवा दे तो उसे एक्सप्रेशन वेक्टर कहलाता है। डिजायर्ड जीन प्लस वेक्टर आर DNA या हाइब्रिड DNA। ठीक है। फिर होस्ट सेल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ये क्या करेंगे? अपनी बहुत सी कॉपी तैयार कर लेंगे। डिजायर्ड जीन प्रोटीन का संश्लेषण होस्ट सेल में ही कर देते हैं। प्लांट वेक्टर जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। TI प्लाज्मिड जिसे T प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड जिसे R प्लाज्मिड भी कहते हैं। जो TI प्लाज्मिड है इसे एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशन से आइसोलेट किया गया है। एग्रोबैक्टीरियम डाइकोट प्लांट्स में डिजीज कोज करता है, क्राउन गोल्ड डिजीज जिसे ट्यूमर डिजीज कहते हैं। और जो आर प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम लाइजोजिनस डाइकोट प्लांट में रूट हेयर डिजीज उत्पन्न करता है। किसमें? डाइकोट प्लांट में। डाइकोट प्लांट में डिजायर्ड जीन का ट्रांसफर TI प्लाज्मिड या RI प्लाज्मिड के द्वारा होता है। डाइकोट प्लांट में क्या होता है? जो डिजायर्ड जीन का ट्रांसफर TI प्लाज्मिड या RI प्लाज्मिड के द्वारा होता है। ये एक जीन ट्रांसफर की टेक्निक है। TDNA वंस ऑन्कोजीन होते हैं TDNA के अंदर, और ओपाइन सिंथेसिस जीन होते हैं। जो ऑन्कोजीन होते हैं प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन एंड ऑर्गेनिन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेल डिवीजन को इंक्रीज करेंगे, ट्यूमर फॉर्मेशन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। जो ओपाइन सिंथेज के जीन है ना, ऑक्टापाइन नोपालिन, ये प्लांट में नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर देंगे, कार्बन सोर्स का भी मेटाबॉलिज्म कर देंगे, कार्बन का विखंडन करेंगे। देखो, नेचुरल TI प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ना, वो एब्सेंट होता है। डाइकोट प्लांट में TDNA को प्रवेश करवाने से पहले डिसआर्म्ड किया जाता है। नेचुरल TI प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एब्सेंट होते हैं। डाइकोट प्लांट में TDNA को प्रवेश करवाने से पहले डिसआर्म्ड किया जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया जाता है, उसी के आधार पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे कि ई कोलाई, तो ई कोलाई को हम क्या करेंगे? इको R1। फर्स्ट वन है इको का मतलब है ई जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लेटर, और जो को है वो स्पीशीज 2 लेटर, फिर जो फर्स्ट है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। जैसे कि प्लांट प्लस उसमें डिजायर्ड जीन है, एलियन जीन, पैसेंजर जीन, फॉरेन जीन, ट्रांसजीन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस, जैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज है एग्रीकल्चर में, मेडिसिनल और इंडस्ट्रीज में। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर नीफ जीन। ठीक है। एग्रीकल्चर नीफ जीन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, राइजोजिनस लेग्यूमिनस कोरिसम बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन रूट और नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम के रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूजीन होते हैं। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया जो होता है ब्लूग्रीन, एल्गी, नोस्टोक, एनाबिना, हेटेरोसिस, स्निफ जीन। प्लांट प्लस स्निफ जीन जो है ट्रांसजेनेसिस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन को कोज करते हैं। फंगल रेजिस्टेंट प्लांट में फंजाई की सेल वॉल
काइटिन की बनी होती है। फंजाई प्लांट पर संक्रमण करके अपने माइसीलियम बना लेती है। प्लांट प्लस काइटिनेज जीन। ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं ना, काइटिनेज एंजाइम फंजाई की सेल वॉल में उपस्थित काइटिन का विखंडन करके फंगल ग्रोथ रुक जाती है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, फसलीय पादपों के साथ उगी खरपतवार को नष्ट करने के लिए ग्लाइफोसेट का छिड़काव करते हैं। यह ग्लाइफोसेट खरपतवार के साथ साथ फसलीय पादपों को भी नष्ट कर देता है। क्रॉप प्लांट्स, टोबैको टमाटर पिटूनिया, क्रॉप प्लांट टोबैको पिटूनो प्लस QROA एग्रोबैक्टर ट्रांस मिलकर के क्या बनाएंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स। इस पर ग्लाइफोसेट का छिड़काव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स, कॉटन प्लस बीटीजिन क्राइजीन, ठीक है, ट्रांसजेनिक पर कॉटन, बीटी कॉटन या किलर कॉटन, क्रिस्टल प्रोटीन, CRY प्रोटीन, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट प्लांट, स्यूडोमोनास सिरेंजी, प्लांट में क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसे वाइल्ड फायर डिजीज कहते हैं। स्यूडोमोनास सिरेंजी प्लांट को में क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसे वाइल्ड फायर डिजीज हो जाता है। एग्जाम्पल है टोबैको प्लस एसिटिल ट्रांसफरेज जीन। ट्रांसजेनिक टोबैको बनेगा, जो है वो फॉर्म होगा। एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम का सिक्रेशन होगा। स्यूडोमोनास सिरेंजी की ग्रोथ को रोक देता है। फिर आ जाता है ट्रांसजेनिक ब्रेसिका न्यूपस प्लस हिरुडिन जीन। ब्रेसिका न्यूपस जो है वो सलाइवा एंटीकोगुलेंट हिरुडिन के अंदर प्रेजेंट होता है और जो हिरुडिन जीन है वो ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ट्रांसजेनेसिस ब्रेसिका न्यूपस सीड में प्रचुर मात्रा में हिरुडिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फिर आ जाता है सुपर पोटैटो। प्रोफेसर आशीष दत्ता JNU दिल्ली ने निर्माण किया। पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पोटैटो खाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण क्वाडशियोकर एवं मेरूसम रोग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। एंडेमिक डिजीज है। या पोटैटो प्लस रामदाने के बीज की प्रोटीन के जीन ऑफ एमारंथस ग्रेन। सुपर पोटैटो बनाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पड़ जाता है। सुपरबग स्यूडोमोनास प्यूटिडास से प्रोफेसर अनंत चक्रवर्ती ने सुपरबग का निर्माण किया। यह सुपरबग जल की सतह पर उपस्थित हाइड्रोकार्बन एवं तेलीय पदार्थों का क्या करता है, विखंडन करता है। फ्लेवर सेवर टोमेटो में उपस्थित पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम टमाटर की फली भित्ति को कमजोर बना देता है जिससे टमाटर जल्दी पककर खराब हो जाता है। यदि पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज के मैसेंजर RNA को निष्क्रिय कर दिया जाए तो टमाटर को पकने की अवधि बढ़ जाती है। पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज में क्या होता है, से बनाएगा mRNA ACC डीएमिनेज RNA से फिर mRNA बना देंगे। फिर टोमेटो प्लस ACC डीएमिनेज अपना रिएक्शन कर देंगे। पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जीन अपना मैसेंजर RNA बनाती है किसी अन्य RNA के द्वारा। इस मैसेंजर RNA की अभिव्यक्ति को रोकना एक्सप्रेशन रोकना RNA इंटरफेरेंस RNA साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। इस कारण टमाटर में पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जीन का संश्लेषण नहीं होता है जिससे टमाटर की पकने की अवधि बढ़ जाती है। पैरासाइट वोम पेल रेजिस्टेंस प्लांट निमेटोड मेलिडोगाइन इनकोगिनिशिया मेलिडोगाइन तंबाकू की जड़ों को नष्ट करता है। RNA इंटरफेरेंस RNA साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी किसी स्पेसिफिक mRNA के एक्सप्रेशन को किसी अन्य RNA के द्वारा ब्लॉक करना। गोल्डन राइस स्टार्च और विटामिन A में भरपूर होता है। राइस प्लस बीटा कैरोटीन जीन जिसे हम पोलिटीन जीन, ठीक है, PSY एफोडिल प्लांट से प्राप्त होती है जिसे हम क्या बना देते हैं, ट्रांसजेनिक राइस या गोल्डन राइस। फिर बात करते हैं मेल स्टेरिलिटी की, नर बंध्यता की। तोरिया प्लस बोनेस जीन टेपिटल mRNA के निर्माण को अवरुद्ध कर देता है। ट्रांसजेनिक तोरिया टेपिटम नहीं बनाता जैसे पोलन ग्रेन को पोषण नहीं मिलता है, पोलन ग्रेन नष्ट हो जाते हैं, मेल स्टेरिलिटी डेवलप हो जाती है। मेडिकल फील्ड ह्यूमिलिन, यह ह्यूमन इंसुलिन है। इंसुलिन जीन की क्लोनिंग ई कोलाई में की गई थी। 1983 में अमेरिकन कंपनी इली लिली ने ह्यूमिलिन तैयार किया। यह एक हार्मोन है। यह डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट में काम आती है।
फिर आ जाता है जैसे कि ए चेन है, अल्फा चेन, बी चेन को हम कहते हैं बीटा चेन। दोनों किससे जुड़ी हुई हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टीन अमीनो एसिड के मध्य। सिस्टीन प्लस सिस्टीन मिल करके बनाते हैं सिस्टाइन। फिर आता है यूरोकाइनेज, ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। यूरोकाइनेज जीन की क्लोनिंग ई कोलाई में की गई थी। फिर आ जाता है प्रोटोपाइन, बोनेपन का इलाज में काम करता है। ई कोलाई में क्लोनिंग की गई थी। सुपर माउस, माउस प्लस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सुपर माउस। हाँ ठीक है। नॉकआउट माइस, नाइस में ऐसी स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन को रोकना नॉकआउट माइस कहलाता है। ट्रांसजेनिक शिप, शिप प्लस AATT अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ट्रांसजेनिक शिप AATT प्रोटीन, ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइमा लंग डिजीज। ट्रेसी शिप GHAATT, ट्रांसजेनिक फिश, जेब्रा फिश प्लस फ्लोरोसेंट जीन जेली फिश। ग्लो फिश, ट्रांसजेनिक फिश, फिश प्लस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ट्रांसजेनिक फिश बना देता है। सालमोन फिश प्लस एंटीफ्रीज जीन, ट्रांसजेनिक फिश एंटीफ्रीज प्रोटीन जो बॉडी में आइस क्रिस्टल बनने को रोक देते हैं। ट्रांसजेनिक काउ, 1997 में रोजी बनाई गई थी। काउ प्लस एल्फा ग्लेक्टोएल्बुलिन जीन, ह्यूमन मिल्क प्रोटीन, ट्रांसजेनिक काउ मिल्क 2 से 4 ग्राम लीटर। फिर एल्फा लेक्टोएल्बुमिन प्रोटीन, काउ प्लस बोवाइन सोमेटोट्रोपिन, ट्रांसजेनिक काउ। फिर ईस्ट में क्लोनिंग, एल्फा अमाइलेज जो होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है। सुपर ऑक्साइड म्यूटेज जो है ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस में काम आता है। हिरुडीन जो है ब्लड क्लोटिंग को रोकती है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन सेकेंड और थर्ड जनरेशन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सेकेंड जनरेशन। ट्रांसजेनिक रेबिट जो है, रेबिट प्लस ग्रोथ हार्मोन, ट्रांसजेनिक रेबिट बन के डेवलप में काम आता है। रेबिट में क्या आता है? एटी एल्फा एंटीट्रिप्सिन, इंटरलोकिन, साइटोकाइनिन है जो कि लिम्फोसाइट के परिपक्व में सहायक। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रोटीन, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। उपरोक्त जीन का एक्सप्रेशन रेबिट की मेमोरी ग्लैंड में देखने को मिलता है। यह सभी प्रोटीन रेबिट के मिल्क में उपस्थित होती है। ट्रांसजेनिक मंकी, 1 अक्टूबर 2001 में एनडी का निर्माण किया गया था। रेसिस मंकी प्लस ग्रीन जेलीफिश, ग्लोब मंकी, ट्रांसजेनिक मंकी एनडी। प्रोडक्शन ऑफ इंटरोफेरोन, एंटीवायरल प्रोटीन है, वायरल ग्रोथ को रोकती है, ट्यूमर बनाने की क्रिया को रोकती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं। इंटरोफेरोन 3 प्रकार की जीन होती है, इनमें इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन बीटा, इंटरफेरोन गामा। एंटीबायोटिक्स, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्रावित होकर किसी दूसरे अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में सर्वप्रथम वॉक्समैन ने बताया था। फंजाई है, पेनिसिलियम नोटेटम में क्राइसोजिनस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस स्ट्रेप्टोमाइसिन रिलीज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली क्लोरोमाइसिटीन रिलीज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस टेक्सास टेट्रासाइक्लिन रिलीज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस इथ्रोमाइसिन रिलीज करता है। जीन थेरेपी, नॉन फंक्शनल जीन के स्थान पर फंक्शनल जीन का प्रवेश करना जीन थेरेपी कहलाता है। नॉन फंक्शनल जीन का स्थान पर फंक्शनल जीन का इंसर्शन करना जीन थेरेपी कहलाता है। 1990 में 4 वर्ष की बच्ची एडीए जीन नॉन फंक्शनल थी। इसमें एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता था। BAOT लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होता था। इम्यून सिस्टम जो था वो फेल्ड था। SID सीवियर कंबाइनल इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। फंक्शनल एडीए जीन का स्थानांतरण रेट्रोवायरस की सहायता से करवाया गया था। ठीक है। रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, SSRNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, डुप्लीकेट DNA पॉलीमरेज, डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है। हेल्दी पर्सन से एडीए जीन दोनों को फ्यूज़ किया। 4 ईयर गर्ल चाइल्ड एडीए जीन। फंक्शनल सिंथेसिस ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज। BNT लिम्फोसाइट का क्या हो जाता है? मैच्योरेशन हो जाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर ये ऐसे किया हुआ ट्रीटमेंट ऑफ SCID का हो गया। cDNA लाइब्रेरी, DNA प्लस स्प्लिट जीन। एक्सॉन जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। इंट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं, ट्रांसलेशन को रोकते हैं। DNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA पॉलीमरेज, HNRNA हेटेरोजेनस न्यूक्लियर
आरएनए, प्री एमआरएनए। एक्सोन्स होते हैं कोडिंग सीक्वेंस ट्रांसलेशन में भाग लेते हैं। इंट्रोन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं। एचएनआरएनए, आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए स्पाइसिंग। इंट्रोन एमआरएनए, एमआरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सी डीएनए केवल एक्सॉन जीन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोल्टिमोर एवं टोमिन ने बताया था। फिर आ जाता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड एल्गेनाइन सॉल्यूशन एमआरएनए। फिर आ जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम सी डीएनए। सी डीएनए की लाइब्रेरी पीसीआर, पब्लिक चॉइस रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, थर्मल साइकिल, जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, जीन मशीन। केरी मुलिस ने डेवलप की थी, कब की थी? 1985 से 18 या फिर 1889। ये क्या है? डेवलप नहीं। 1993 केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। 1993 के पश्चात बायोटेक्नोलॉजी जगत में एक क्रांति की उत्पत्ति हुई। पीसीआर के द्वारा किसी भी डिजाइन जीन की हजारों लाखों कॉपियाँ कुछ घंटों में ही तैयार की जा सकती है। यह टेक्निक जीन क्लोनिंग की तुलना में अधिक उपयोगी और समय बचाने वाली टेक्निक है। कोरोना वायरस टेस्ट, रेट्रोवायरस, एसएस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आरटीपीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर, डिजायर्ड डीएनए और टेम्परल डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर, डीएनए के छोटे छोटे खंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड या टाक डीएनए पॉलीमरेज 72 सेंटीग्रेड पर कार्य करते हैं। हाई टेम्परेचर एक्स्ट्रोमोजाइमस, इसका आइसोलेशन थर्मस एक्वाटिकस से किया गया था। थर्मस एक्वाटिकस गर्म जल के स्रोतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। वेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्मोकोकस लिटोरेलिस। पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज पायरोकोकस फ्यूरोसस। MgCl2 मैग्नीशियम +2 डीएनटीपी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डीएटीपीज, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीजीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीसीटीपी, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट डीटीटीपी, थायमिन ट्राइफॉस्फेट। फिर है डी डबल स्टैंडर्ड डीएनए डी एमिनेशन 90 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आ जाता है रूम टेम्परेचर कूल 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पीसीआर जो है 54 डिग्री सेंटीग्रेड कूल। फिर आ जाता है प्लस कर के एनालिसिस डीएनए को हम करके पीसीआर टेक्निक परफॉर्म कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ पीसीआर डीएमिनेशन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इससे हम क्या बनाएंगे? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएंगे 94 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पर। एनीलिंग में क्या होता है? एसएस डीएनए पर डीएनए प्राइमर को जोड़ना 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। एक्सटेंशन 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टाक डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिजायर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचुरेशन हो जाता है 90 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर 54 डिग्री सेंटीग्रेड डीएनए पॉलीमरेज एनेलिंग होती है, फिर प्राइमर आकर के जुड़ जाता है, ठीक है। टाक डीएनए पॉलीमरेज MgCl2 डीएनटीपी डीएटीपी जीटीपी डीसीटी एपी डीटीपी 72 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटेंशन होता है, ठीक है। एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। डीएनए मॉलिक्यूल से एन साइकिल के पश्चात बनने वाले मॉलिक्यूल की संख्या इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। किसी डीएनए अणु से 6 पीसीआर साइकिल चलाने के पश्चात डीएनए अणु बढ़ेंगे तो 2 की पावर 6 64। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, एप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यूज इन फोरेंसिक साइंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सैंपल है हेयर, सीमन, नेल्स, ब्लड, स्किन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक, डीएनए टाइप। एलेक्स जेफरी ने बताया। इंडिया में प्रोफेसर लालजी सिंह एवं प्रोफेसर वीके कश्यप ने बताया। CCMBI के में डायरेक्टर, सेंट्रल फॉर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, सेंट्रल फॉर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट हैदराबाद। टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन VNTR सीक्वेंस, वेरिएबल नंबर टैंडम रेपेस। VNTR सीक्वेंस जो है किसी भी स्पीसीज के प्रत्येक जीव में स्पेसिफिक यूनिक सीक्वेंस। डीएनए है रेस्ट्रिक्शन एंडोनिकेज, RFLP रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, गेरोज जेल पर उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल इल्यूशन। फिर आ जाता है यूवी लाइट 260 डिग्री सेंटीग्रेड 247। ऑरेंज कलर एल्कलाइन सॉल्यूशन ट्रांस ऑन नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन रेडियो लेवल। ऑरेंज कलर बैंड एल्कलाइन सॉल्यूशन ट्रांसफर सेल्युलोज मेम्ब्रेन। फिर रेडियल लेवल डीएनए प्रोब
फोटो रेडियोग्राफी VNTR को मिनी सैटेलाइट DNA भी कहते हैं। साधन रूटिंग टेक्निक के अंडर ये काम आते हैं। एप्लीकेशन हो जाती है फोरेंसिक साइंस, पेरेंटल डिस्प्यूट, पैतृक विवाद, रेप केस, मर्डर केस, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक, प्रोटीन का पता लगाना, HIV का टेस्ट, कैप्सिड प्रोटीन, नदन ब्लोटिंग टेक्निक, RNA का पता लगाना, सदन ब्लोटिंग टेक्निक, DNA का पता लगाना, RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, AFLP एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RAPD रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिक जीन ट्रांसफर टेक्निक, वेक्टर मॉडिफाइड जीन ट्रांसफर इनडायरेक्ट मेथड है, वेक्टर जीन ट्रांसफर जो है डायरेक्ट मेथड है। TI प्लाज्मिड RI प्लाज्मिड की सहायता से डिजायर जीन का ट्रांसफर डाइकोट प्लांट में करवाते हैं। TI प्लाज्मिड में इसे जीन का प्रयोग करवाकर इसे डिसआर्म्ड किया जाता है। वेक्टर लेस ट्रांसफर इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छिद्रित किया जाता है जिससे जीन आसानी से अंदर प्रवेश कर जाती है। केमिकल मीडिएटर, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की सहायता से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लाइसिस करके जीन का ट्रांसफर किया जाता है। एग्जाम्पल गेहूं, चावल एवं जौ में करवाया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड, एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। एनिमल में जीन ट्रांसफर के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। नीडल साइज कितनी होती है? 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक। नीडल की सहायता से जीन इनके सेल में न्यूक्लियस में प्रवेश करवाया जाता है। शॉर्ट गन मेथड, पार्टिकल गन मेथड, बायोस्टैटिक मेथड या माइक्रो प्रोजेक्शन मेथड। टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल पर डिजायर्ड जीन का लेप करके उस गन के द्वारा प्लांट सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर जाते हैं। एग्जाम्पल है सोयाबीन, टोमेटो, टोबैको, चावल, गेहूँ। लाइपोसोम्स, लिपिड बैग, डिजायर्ड जीन को लिपिड बैग में पैक करके टारगेट सेल के न्यूक्लियस में पहुंचाना। ठीक है। फर्स्ट मेमेलियन जीन डोली स्विप, व्हाइट फेस, रोजलियन इशरोड, इंडियन बग, स्कॉटलैंड में तैयार किया गया। इयान विल्मट एवं सहयोगी ने गया था। टेक्निक जो है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। बर्थ डे जो है 5 जुलाई 1996, 22 फरवरी 1927 सोशियली पब्लिश किया था। डेथ जो हुई थी 14 फरवरी 2003 को हुई थी। एम्फीसीमा लंग्स डिजीज जो हुई थी। फाइंडर सेट बिर्ड, वाइट फेस्ड, 6 ईयर। अडर रीजन मेमोरी ग्लैंड। ठीक है। 287 सेल में से 22 सेल जो थी वो जीवित थी। नो इपिथेलियल सेल इसका न्यूक्लियस लेते हैं। ठीक है। दूसरी जब से हम प्लांट डिजाइड ब्रेड, ब्लैक पोस्ट एग, इन्यूक्लिएटेड सेल्स, जोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक, अनडिजाइड विविध वातावरण के न्यूक्लियस क्लीवेज के विदलन। ठीक है। फिर इसमें हम इनर सेल मास, एम्ब्रियो, ट्रोफोएक्टोनम न्यूट्रिशन, ब्लास्टोसिस, डोली इनटू डेविड, फिर बोनी फिश। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इनटू यूटरस ऑफ सरोगेट मदर, डोले, व्हाइट फेस, ब्लैक फेस। प्लांट टिश्यू कल्चर, टोटिपोटेंसी शब्द मॉर्गन ने दिया था। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हेबरलैंड ने किया था। ऐसी सेल्स जो शरीर की समस्त कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम हो अर्थात संपूर्ण जीवन का निर्माण करने में सक्षम हो, टोटिपोटेंट सेल कहलाती है। प्लांट टिश्यू कल्चर हेबरलैंड, प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक हेबरलैंड थे। प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा नए प्लांट के निर्माण करने की प्रक्रिया माइक्रो प्रोपगेशन कहलाती है। एक्सप्लांट, प्लांट का वह भाग, कोई पार्ट जिससे टिश्यू कल्चर किया जाता है। यंग लीव्स, शूट अपेक्स, रूट अपेक्स। शूट अपेक्स एवं रूट अपेक्स के शीर्ष भागों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इसे विभजोतक टिश्यू में सतत रूप से सेल डिवीजन होता है जिसके एक कारण टिश्यू का संक्रमण नहीं हो पाता। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है जिसके कारण इनमें कुछ इनहिबिटर पदार्थों का निर्माण होता है जो कि वायरल ग्रोथ को रोक देते हैं। अतः मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वायरस फ्री टिश्यू है। सरफेस स्टेरिलाइजेशन, सतह निर्जलीकरण। प्लांट टिश्यू कल्चर में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने के लिए क्लोरेक्स वाटर के रूप में काम में लेते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम कल्चर, ऐसे विलयन जिसमें एक्सप्लांट की ग्रोथ के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो, पोषक विलयन कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस H2O। ठीक है। साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन जो है शूट डेवलपमेंट के लिए, ऑक्सीजन जो है रूट डेवलपमेंट के लिए। कोकोनट मिल्क,
नारियल का पानी सबसे उपयुक्त माध्यम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। कोकोनट मिल्क में टिश्यू कल्चर करने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कैलस अनडिफरेंशिएटेड संगठित सेल्स का समूह कैलस कहलाता है। एक सेल कैलस बनाने में सिंगल सेल कैलस फॉर्मेशन में प्रयुक्त प्लांट टिश्यू कल्चर में घटित होने वाली घटनाएं सेल्स के शुष्क भाग में वृद्धि, पोषक विलयन में उपस्थित पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक विलयन में जल का वाष्प होने से पोषक विलयन का आयतन कम हो जाता है। एक्सप्लांट है, ठीक है, एक्सप्लांट न्यूट्रिएंट फिर आ जाता है साइटोकाइनिन प्लस ओवेन कैलस अनडिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। फिर ये है हार्डनिंग, उसको गार्डन में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया। टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, 3 टाइप्स, एम्ब्रियो कल्चर, हैप्लॉइड कल्चर, एंथर कल्चर, पोलन ग्रेन कल्चर, एंड्रोजेनिक प्लांट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर, यंग सीड, तरुण सीड, सीड में कन्वर्ट होकर मैच्योर हो जाता है तो ओविन बन जाती है, फ्रूट मैच्योर ओविन में बन जाता है। सीड जो है एम्ब्रियो है, लैब इनविट्रो एम्ब्रियो कल्चर प्लांट टिश्यू के अंदर। कुछ प्लांट के सीड में एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नष्ट हो जाता है, जिसके कारण एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, एम्ब्रियो नष्ट हो जाता है। यदि ऐसे सीड में एम्ब्रियो को निकालकर उपयुक्त पोषक माध्यम में इनविट्रो कल्चर करना एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। इस प्रकार एम्ब्रियो कल्चर का कंजर्वेशन किया जाता है। सेम टमाटर जूट के अंदर कुछ सीड में एंडोस्पर्म एवं सीड कोट के द्वारा कुछ इनहिबिटर रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है जो कि एम्ब्रियो की ग्रोथ को रोके आता है। इनका भी एम्ब्रियो कल्चर किया जा सकता है। ऑर्किड के सीड में भोज्य पदार्थ अनुपस्थित होते हैं, अतः इनका भी एम्ब्रियो कल्चर किया जा सकता है। एम्ब्रियो कल्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ एम्ब्रियो कल्चर, दुर्लभ प्रजातियों का कल्चर करना, प्रजनन काल को कम करना, एम्ब्रियो के जीवन क्षमता का पता लगाना, एम्ब्रियो जीवन क्षमता एम्ब्रियो का आसानी से कल्चर किया जा सकता है। हैप्लॉइड कल्चर, एंथर कल्चर, पोलर कल्चर, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड गुआई मास्टरी ने 1964 में एंथर कल्चर किया था, ठीक है। एमएस मीडिया काम में लिया, मुआसिस स्कूप सर्वोत्तम सोलेनेसी धतूरा इनोक्सिया। यंग एंथर एम्ब्रियोइड स्ट्रक्चर, भ्रूण जैसी रचना, इनविट्रो कल्चर प्लांट, एंड्रोजेनिक प्लांट। एंथर कल्चर करते समय यदि कोल्चिसिन मिला दिया जाए तो क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। कोल्चिसिन ऑटोमेल लिलियसिस से प्राप्त किया जाता है। एंथर कल्चर के द्वारा राइस का उत्पादन किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एंथर कल्चर, इसका उपयोग एंथर में करते हैं। एंथर कल्चर के दौरान प्योर होमोजाइगस प्लांट प्राप्त होते हैं। क्या आता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, प्लांट है तो एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, हेमी सेल्यूलोज और सेल्यूलोज पेक्टिन जैसे सेल वॉल का अपहरण हो जाता है, स्फेरिकल प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, निकोशियाना लेम्फिड्रोफी, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, पेक्टिनियस सेल्यूलेज, हेमिसोलोज प्रोटोप्लास्ट, एन ग्लूका प्रोटोप्लास्ट। फिर है निकोशियाना लेंगिड्रोफी निकोशियाना ग्लूका प्रोटोप्लास्ट, दोनों का लेंगे फ्यूजन के कंपाउंड के फ्यूजन कंपाउंड पॉलीथाइन ग्लाइकोन के रूप में हम इसको फ्यूज कर देंगे, हेटेरोकैरियोन बनेगा, हाइब्रिड बनेगा, जिसके अंदर फिर हम ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन डाल देंगे तो कैलस बनेगा, फिर प्लांटलेट बनेगा, प्लांट बन जाएगा। देखो मेल चार्ट्स, पोमेटो पोटैटो प्लस टोमेटो, बोमेटो ब्रिंजल प्लस टोमेटो। साइब्रिड, 2 प्रोटोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन करवाकर साइब्रिड का निर्माण करते हैं। साइब्रिड में केवल एक प्रोटोप्लास्ट का न्यूक्लियस ही उपस्थित होता है। साइब्रिड का निर्माण निम्न प्रकार से करते हैं। यदि हेटेरोकैरियोन में एक न्यूक्लियस क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो साइब्रिड का निर्माण होता है। प्रोटोप्लास्ट ए प्लस, प्रोटोप्लास्ट बी साइब्रिड। ए न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ए न्यूक्लियस नोमेनकल्चर प्लस प्रोटोप्लास्ट बी न्यूक्लियस प्लस फंक्शनल जो होता है वो साइब्रिड कहलाता है। हाइब्रिडोमा टेक्निक कोहलर एवं मिलस्टोन, इस टेक्निक के द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, जैसे कि एक्स एंटीजन माइस ए स्प्लीन, इनसे क्या करेंगे बी लिम्फोसाइट स्प्लीन सेल्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। SGPRT, ठीक है। थाइमिडीन काइनेज, सेल डिवीजन कम, एंटीबॉडीज का निर्माण ज़्यादा। दूसरी तरफ से हम कार्सिनोजेन माइस बी माइडोमा सेल कैंसर सेल डिवीजन SGPRT, ठीक है, सेल डिवीजन ज़्यादा, एंटीबॉडीज ज़्यादा, ठीक है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी फ्यूजन सेंडल वायरस हाइब्रिड सेल SGPRT, ठीक है। अनफ्यूज्ड सेल, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल, फिर आ जाता है अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल, ठीक है, SGPRT हेट मीडियम डेथ। फिर हाइब्रिड सेल, ठीक है, SGPRT हेट मीडियम सर्वाइव सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल। अनफ्यूज माइलोमा, ठीक है, SGPRT हेट मीडियम डेथ हो जाती है। माइस जो है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, कायिक भ्रूण जनन।
या बुनोद सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो जैसी रचना बनाना सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। सोमेटिक सेल, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो जैसी रचना, ग्लोबुलर कोडेड टोडपोल शेप। एग्जाम्पल है गाजर, डोकस, केरोटा, अल्फा अल्फा प्लांट। सोमा कोलोनल वेरिएशन प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार किए गए पादपों में पाए जाने वाले जेनेटिक वेरिएशन को सोमा कोलोनल वेरिएशन कहते हैं। जैसे मेल स्टेरिलिटी डेवलप करना, ठीक है, रोग प्रतिरोधी पादप तैयार करना। इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।